अस्सलाम वालेकुम। यस स्टूडेंट्स, आज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करेंगे। क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का स्नैपशॉट, जो बातें हम डिस्कस करेंगे एक फ्रेमवर्क में आपके सामने है, मगर इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि हम इसी क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पहले कनेक्ट करेंगे YED के साथ। तो जस्ट फॉर अ रिमाइंडर, दैट इज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपने स्टार्ट करी थी समझना। सबसे पहले आपने बात करी थी उसकी डेफिनेशन, देन फार्मूला, एंड आफ्टरवर्ड्स फार्मूले से जो कैलकुलेशन आती है उनसे 3 ग्राफ्स आपने डिस्कस किए थे। ठीक है, सो दैट वाज द बैंडविड्थ ऑफ YED को आपने इस तरह डिस्कस किया था। कोशिश आज के लेक्चर की यही होगी कि टॉपिक एक मुख्तलिफ मगर उसकी जो एसोसिएशन है वो हम YED के साथ रखें। सो YED में Y जो था वो इनकम था, E इलास्टिसिटी को रिप्रेजेंट करता था और D स्टैंड्स फॉर डिमांड। दैट इज नोन एज इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नाउ इन टुडेज लेक्चर, which is about cross elasticity of demand, that is the bandwidth of a topic that we are going to discuss today. Or on a similar note, we start with the basic concept, that is the definition. यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि आज हमारे पास XED में X stands or reflects cross, E stands for elasticity and D stands for demand. इसका मतलब आज हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं। आज हमारे पास दो प्रोडक्ट्स हैं, प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी। सो प्रोडक्ट ए की क्वांटिटी डिमांड और प्रोडक्ट ए की प्राइस। इसी तरह से प्रोडक्ट बी की क्वांटिटी डिमांड और इसी तरह से प्रोडक्ट बी की प्राइस। प्रोडक्ट ए और प्रोडक्ट बी, सो मेंशन मैं यहां पे कर देता हूं, प्रोडक्ट ए, प्रोडक्ट बी। तो QDA का मतलब क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए, यानी कि ए की क्वांटिटी डिमांड, एंड PA का मतलब प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ए। ठीक, इसी तरह से प्रोडक्ट बी, तो QDB का ताल्लुक क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी, यानी कि प्रोडक्ट बी, और इसी तरह से प्राइस ऑफ गुड बी। कॉस्ट का मतलब आज एक गुड की प्राइस का ताल्लुक दूसरी गुड की क्वांटिटी डिमांड के साथ किस तरह से है, इसको आप डिस्कस करेंगे क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो इस वजह से हम एरोस के जरिए बात को समझते हैं। फॉर इंस्टेंस, प्राइस बी का ताल्लुक क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए से, एंड प्राइस ऑफ गुड ए का रिलेशन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड बी से। अब तक हमने
जिस किस्म की इलास्टिसिटीज को डिस्कस किया, अगर मैं डिमांड साइड की बात करूं, सो पीईडी में हमने डिस्कस किया कि क्वांटिटी डिमांड पे क्या इम्पैक्ट आता है प्राइस चेंज होने की वजह से, यानी कि क्वांटिटी डिमांड कितना रिस्पॉन्ड करती है प्राइस में चेंज आने की वजह से। दैट वाज द आइडिया ऑफ पीईडी। वाईईडी में आपसे बात हुई कि क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आया या क्वांटिटी डिमांड ने कितना रिस्पॉन्ड किया इनकम के पर्सपेक्टिव से। सो पीईडी वाईडी आज क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में हम क्योंकि क्रॉस यानी कि मिक्सचर की बात कर रहे हैं, सो आज क्रॉस का ताल्लुक एक गुड की क्वांटिटी डिमांड कितना मुतासिर हो रही है दूसरे गुड की प्राइस को लेकर, या इकोनॉमिक्स की टर्मिनोलॉजी में हाउ सेंसिटिव क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस बी, और हाउ रिस्पॉन्सिव quantity demand of good B is in relation to price of good A। ये बातें आपने इस क्रॉस के निशान से, साइन से शो करें। अब आते हैं इसी कॉन्सेप्ट दैट इज XED को डिफाइन करते हैं। It measures the responsiveness in quantity demand of good A as per the change in price of good B। अच्छा, डेफिनेशन को एक है समझना और दूसरा है ऐसे वर्ड्स इस्तेमाल करना जो कि आपको हमेशा याद भी रहे। तो समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट और कॉन्सेप्ट का याद रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जरा देखते हैं पीईडी की डेफिनेशन में आपने कौन से वर्ड इस्तेमाल किए थे, साथ साथ दोहराइएगा। इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड एज पर द चेंज इन प्राइस। पीईडी की डेफिनेशन थी। इन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करके आपने पीईएस और उसके बाद वाईईडी को फ्रेम किया था। आपने पीईएस में क्या कहा था? इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी सप्लाइड एज पर द चेंज इन प्राइस। फिर आपने वाईईडी को समझाया था, इट मेजर्स द रिस्पॉन्सिवनेस इन क्वांटिटी डिमांड एज पर द चेंज इन इनकम। तो आज हम उन्हीं वर्ड्स को इस्तेमाल करके XED को समझते हैं। It measures the responsiveness in quantity demand। अब तक वही अल्फाज इस्तेमाल किए। It measures the responsiveness in quantity demand of good A as per the change in price of good B। मतलब वही है, गुड ए की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, और चेंज का मतलब रिस्पॉन्सिवनेस, और रिस्पॉन्सिवनेस का मतलब सेंसिटिविटी, और सेंसिटिविटी का मतलब इलास्टिसिटी। एग्जैक्टली। तो गुड ए की क्वांटिटी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है गुड बी की प्राइस को लेकर, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। So after the definition, let us explore the formula. XED, cross elasticity of demand, equals to percentage change in quantity demand of good A divided by percentage change in price of good B। तो आज न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मैं आपके साथ फिर से बता दूं, यहाँ पर आपने वही काम करना है, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि न्यूमरेटर को आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो।
डिनोमिनेटर को भी आप इसी तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, न्यू माइनस ओल्ड डिवाइडेड बाय ओल्ड मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर भी आपको कैलकुलेट करना, रिमाइंड या रिकॉल करवा दें। जब आप वैल्यूज पेश करेंगे, ऑब्वियसली एग्जामिनर आपको शेड्यूल देगा, वैल्यूज देगा, चार्ट आपको प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें वैल्यूज मौजूद होंगी। उसी के बाद आप जब आंसर इसका निकालेंगे, तो आंसर निकालने के बाद जिस तरह से वाईडी में हमने बात करी थी, आंसर आएंगे 3 तरह से। एक्ससीडी का आंसर या तो पॉजिटिव वैल्यू के साथ आएगा जिसको कहेंगे पॉजिटिव कोएफिशिएंट एक्ससीडी का आंसर, या तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा जिसको कहा जा सकता है नेगेटिव कोएफिशिएंट, या एक्ससीडी का आंसर आएगा 0, यानी कि कोई साइन इसमें नहीं है, प्लस माइनस दोनों इसमें मौजूद है। आते हैं पहले साइन की तरफ जी। अब आपने ख्याल ये रखना है कि आपने YED के साथ इसको मिक्स नहीं करना। तो जब मैं आपके साथ ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ पॉजिटिव कोएफिशिएंट ऑफ XCD, आप चाहें तो अपने रजिस्टर्स में या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं वहाँ जहाँ पर आपने बातें नोट करी हैं जो हमने YED में डिस्कस की थी उसको सामने रखिएगा, तो आपके जहन में कंफ्यूजन्स नहीं आएंगी। पॉजिटिव कोएफिशिएंट की बात करते हैं। अगर XED का आंसर पॉजिटिव वैल्यू के साथ आया तो कैसे आएगा? हो सकता है 1 से बड़ा नंबर आए, ग्रेटर देन 1। तो ग्रेटर देन 1 को आप क्या कहते थे? इलास्टिक डिमांड। क्योंकि पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव 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 तीनों रहेंगे। XED का आंसर हो सकता है नंबर के हवाले से लेस देन 1 आए, 1 से कम नंबर, तो 0.5, इसको आप क्या कहते हुए आ रहे हैं? इन इलास्टिक डिमांड। और XCD का आंसर 1 भी आ सकता है, और अगर ऐसा हुआ तो इसको कहा जाएगा यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। वही सब चीज़ें हैं जो आपने PED के केस में समझी थी, उन्हीं सबको हम अप्लाई कर रहे हैं दूसरी इलास्टिसिटीज को समझने के लिए। एक बात आपको शायद और भी याद दिला दूं कि ये पॉजिटिव साइन का मतलब पॉजिटिव स्लोप होता है या पॉजिटिवली या डायरेक्टली रिलेटेड ग्राफ होता है, ठीक है। और नेगेटिव साइन का मतलब जी बिल्कुल नेगेटिवली या इनवर्सली रिलेटेड ग्राफ होता है, ठीक है। दैट इज द नेगेटिव। तो साइन का मतलब यहां पर ये है। दिस इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। नाउ अगर तो पॉजिटिव साइन के साथ क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आता है, इट मींस दैट इट इज अ सब्स्टिट्यूट गुड। ओके, लेट अस एक्सप्लोर कि व्हाट इज मेंट बाय द टर्म सब्स्टिट्यूट। तो हम वापस आते हैं अपने उन पुराने लेक्चर्स पे जब हमने इन बातों को समझा था। किसको समझा था? सब्स्टिट्यूट गुड्स को। मैं आपको रिकॉल करवाता हूँ हमने कब सब्स्टिट्यूट गुड को समझा था और उसमें हमने क्या बात लिखी थी सब्स्टिट्यूट गुड्स को लेकर। आपने पढ़ा था नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड, ठीक है। सो नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में आपने नॉर्मल गुड, इंफीरियर गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। आज से पहले नॉर्मल गुड्स और इंफीरियर गुड्स को आप डिस्कस कर चुके। कहाँ डिस्कस किया था? इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में। और आज सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सब्स्टिट्यूट गुड्स को रिमाइंड कराता हूं। अ गुड विच प्रोवाइड्स सेम लेवल ऑफ सैटिस्फैक्शन known as substitute goods. Example आपको याद आ चुकी होगी। We discuss a good or a product named 7up and made another substitute of it, that is Sprite.
यानी कि 7 अप को डिस्कस करेंगे और 7 अप का सब्स्टिट्यूट स्प्राइट को समझेंगे। और ये भी आपको याद होगा कि 7 अप को हमने नॉन प्राइस फैक्टर की डायग्राम के जरिए शो किया था, ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया था, और स्प्राइट को आपने प्राइस फैक्टर की डायग्राम के जरिए ग्राफिकली इलस्ट्रेट किया था। इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ये भी आपको याद आ चुका होगा। 3 मैजिकल वर्ड्स, उसकी डेफिनेशन जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, और मशहूर ज़माना एग्जाम्पल हमारी एसी अलॉन्ग विथ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसी और इलेक्ट्रिसिटी को आपने कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को समझा था। एसी को आपने नॉन प्राइस फैक्टर की डायग्राम के जरिए शो किया था, और इलेक्ट्रिसिटी में आपने प्राइस फैक्टर की डायग्राम के जरिए कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन किया था। ये सब बातें अगर रिकॉल हो चुकी हैं तब तो फिर आपको आज का लेक्चर बड़ी आसानी के साथ समझ में आएगा। तो कनेक्टिविटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर कहीं पिछले लेक्चर्स या पिछले कॉन्सेप्ट्स में कोई बात आपके जहन से निकल चुकी हो तो फिर वो आप नोट कर लें और फिर डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछ लीजिएगा। ओके, तो आज जो गुड मैं डिस्कस कर रहा हूं सब्स्टिट्यूट गुड को लेकर, दैट इज 7 अप। जिस प्रोडक्ट को डायग्राम के ऊपर मेंशन किया जाता है उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड आती है एक्स एक्सिस पर। यानी कि 7 अप अगर प्रोडक्ट का नाम हम सेलेक्ट कर रहे हैं और डिस्कस करेंगे तो आज इसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड आ रही है एक्स एक्सिस पर। ओके, प्राइस तो मैंने लिखा, मगर प्राइस ऑफ स्प्राइट, अच्छा ये क्यों प्राइस ऑफ स्प्राइट क्यों लिखा आपने? क्योंकि आज हम सब्स्टिट्यूट गुड डिस्कस कर रहे हैं और कॉन्सेप्ट हमारा है क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। एक गुड की क्वांटिटी डिमांड किस तरह से इम्पैक्ट कर सकती है दूसरे गुड। अब ये दूसरा जो है ना उसे आप लिख रहे हो प्राइस ऑफ स्प्राइट, यानी कि दोनों प्रोडक्ट आज मेंशन होंगे डायग्राम्स पर। तो एक गुड की क्वांटिटी डिमांड 7 अप की क्वांटिटी डिमांड पर इम्पैक्ट को शो किया जा रहा है। दोबारा से सुन लें, 7 अप एक प्रोडक्ट, इसकी क्वांटिटी डिमांड पर जो इम्पैक्ट आ रहा है दूसरे, अब 7 अप का दूसरा 7 अप का सब्स्टिट्यूट। तो 7 अप का सब्स्टिट्यूट आपने अज्यूम किया स्प्राइट को, तो आज प्राइस ऑफ स्प्राइट किस तरह से अफेक्ट कर रही है क्वांटिटी डिमांड ऑफ 7 अप को, ये आप एस्टैब्लिश कर रहे हो। सो आज से पहले आपने जब भी ये केस ड्रॉ किया था तो एक तरफ आपने 7 अप और दूसरी तरफ आपने स्प्राइट को लिखा था। तब डिस्कस किया था, मैं बता चुका, नॉन प्राइस फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड में आपने बात डिस्कस की। आपने स्प्राइट की प्राइस को रेस किया, बढ़ाया था फ्रॉम P1 टू P2। तो स्प्राइट की प्राइस बढ़ने की वजह से स्प्राइट की क्वांटिटी डिमांड में तो कमी आ गई थी और स्प्राइट का कंज्यूमर शिफ्ट हो गया था 7 अप की कंजम्पशन की तरफ। सो इस वजह से 7 अप की डिमांड बढ़ गई थी। बात याद आ गई? सेम इसी तरह से आज भी आप काम कर रहे हैं। आपने क्या किया, आपने प्राइस ऑफ स्प्राइट को बढ़ाया, प्राइस ऑफ स्प्राइट को आपने बढ़ाया फ्रॉम P1 टू P2, फ्रॉम P1 टू P2 आपने प्राइस ऑफ स्प्राइट यानी कि स्प्राइट की प्राइस को बढ़ाया। तो स्प्राइट की प्राइस के बढ़ने की वजह से स्प्राइट का जो सब्स्टिट्यूट था इसकी डिमांड में इजाफा हो गया। सो दैट इज द केस यू हैव एस्टैब्लिश, जो कि आपने आज से पहले किसी और तरीके से एस्टैब्लिश किया था, आज आपने किसी और ग्राफ के जरिए एक्सप्लेन किया। द आइडिया रिमेन्स द सेम। नेक्स्ट, सब्स्टिट्यूट गुड की आइडिया को एक्सप्लेन करने के बाद नाउ वी मूव
on to the next idea, that is, with the value of cross elasticity of demand comes with the sign of negative. नेगेटिव साइन के साथ अगर क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आंसर आपके सामने आए तो किस तरह इसको डील करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स नेगेटिव साइन के साथ greater than 1 elastic demand, less than 1 inelastic demand, equals to 1 unitary elastic demand. माइनस का साइन एग्जैक्टली यस, नेगेटिव स्लोप या इनवर्सली स्लोप डायग्राम को रिप्रेजेंट करता है। ग्राफ आप पहले पढ़ चुके हैं, ग्राफ की डेफिनेशन आपको लिखवाई थी, कॉन्सेप्ट समझाया था। ग्राफ शोज रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, और दो किस्म के ग्राफ बताए थे आपको, पॉजिटिवली रिलेटेड ग्राफ्स और इनवर्सली रिलेटेड ग्राफ्स। आई होप कि आपको याद आ चुके होंगे। तो आज आपने इनवर्सली रिलेटेड ग्राफ बना दिया। आज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिफाइन करने से पहले कॉम्प्लीमेंट्री गुड को जरा रिकॉल कर लेते हैं। जॉइंटली डिमांडेड गुड्स, तो आज हम एसी को, एसी एज अ प्रोडक्ट, एयर कंडीशनर एज अ प्रोडक्ट और एयर कंडीशनर की क्वांटिटी डिमांड को डिस्कस करेंगे। तो आज एसी की डिमांड किस तरह से अफेक्ट हो रही है चेंज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो एसी और इलेक्ट्रिसिटी आपस में कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं। तो आज से पहले भी आपने ये केस एस्टैब्लिश किया था कुछ इस तरह से कि आपने एसी यहां लिखा और इलेक्ट्रिसिटी आपने यहां लिखा था। कब? जब आपने नॉन प्राइस फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पढ़ा। फिर आपने इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस को कम किया था जिसकी वजह से एसी की डिमांड बढ़ गई थी। आई होप कि आप यहां तक रिकॉल कर चुके होंगे। तो आज इसी कॉन्सेप्ट को जो आपने आज से पहले किसी और तरह की डायग्राम में समझा था, आज हम इस डायग्राम के जरिए इस बात को समझ रहे हैं। प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को आपने आज भी कम किया। ऑब्वियसली इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होती है तो हम तारों से खेलना नहीं शुरू हो जाएंगे, करंट लग सकता है। तो हम क्या करेंगे, किसी न किसी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में इसे कनेक्ट कर देंगे। तो आपने एसी के साथ इसको कनेक्ट किया तो एसी की क्वांटिटी डिमांड बढ़ गई। ठीक है, दैट इज अ वेरी सिंपल केस। ये तीन चीजें आपके पास आ चुकी वैल्यूज के हिसाब से। सबसे आखिरी बात, एक्स ई डी इक्वल्स टू 0। तो आज से पहले आपने कब पढ़ा एक्स ई डी 0 से पहले? आपने यस पढ़ा पी ई डी इक्वल्स टू 0, आपने पढ़ा पी ई एस इक्वल्स टू 0 और आपने पढ़ा वाई ई डी इक्वल्स टू 0। जिस तरह से वहां पे इन सब बातों का मतलब कि इलास्टिसिटी 0 थी, रिस्पॉन्सिवनेस 0 थी, डिमांड बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी। इस केस में सप्लाई बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी प्राइस को लेकर इस केस में। तो आज भी ऐसी होगा। वाईडी में आपने पढ़ा था डिमांड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी, बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रही थी इनकम को लेकर। तो आज एक्स ई डी इक्वल टू 0 से क्या बात समझ में आएगी? एक्स ई डी 0 का मतलब आज प्रोडक्ट जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज शुगर, और शुगर की क्वांटिटी डिमांड को आपने एक्स एक्सिस पर रखा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं, एस्टैब्लिश करना चाह रहे हैं कि सर शुगर की क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रही विद रिस्पेक्ट टू प्राइस ऑफ जीन्स। जी, क्यों प्राइस ऑफ जीन्स क्यों रखा? आपको दो प्रोडक्ट्स मेंशन करने हैं। एक गुड की क्वांटिटी डिमांड का ताल्लुक दूसरे गुड की प्राइस से एस्टैब्लिश करना, ये कहलाता है XED, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो XED 0 का मतलब जिस गुड को हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज शुगर इन दिस केस। तो शुगर की क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं आ रहा, 50 पर है तो 50 ही रह रही है, और प्राइस ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा बढ़ भी सकती है और प्राइस ऑफ जीन्स बहुत ज़्यादा कम भी हो सकती है। यानी कि प्राइस ऑफ जीन्स में चेंज आने से क्वांटिटी डिमांड ऑफ शुगर में कोई चेंज नहीं आ रहा, दैट इज
XED इक्वल्स टू 0। अनरिलेटेड गुड्स, इन गुड्स का आपस में क्वांटिटी डिमांड और प्राइस को लेकर कोई कनेक्शन नहीं, और इसी को आप इस तरह भी लिख सकते हैं, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए, रेड कलर से लिखा हुआ ए, नो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ गुड ए एज पर द चेंज इन प्राइस ऑफ गुड बी। यहाँ तक आपने XED को कंप्लीट किया। मैं आपको नेटशेल में दोबारा से इसको जूम आउट करके थोड़ा सा दिखा दूँ ताकि आपके जहन में बात आ जाए कि आपने टॉपिक को किस तरह से कवर किया। ये आपके टॉपिक की कवरेज थी। ऑन अ सिमिलर नोट, जिस तरह से आपने YED को समझा था, क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी आपके सामने इसी पैरामीटर्स के साथ आपके साथ शेयर की गई आज की क्लास में। आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ चुका होगा। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।